तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। तो जैसे कि बच्चों, हम पिछले वीडियो में दूसरा नंबर चैप्टर बोले तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पूरी तरीका से इजी तरीका से समाप्त कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बाबू। अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है बाबू मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आखिर में इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है भाई? तो इस चैप्टर में बाबू ये मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव क्या है, मानव जनन कैसे करता है, बोले तो संतान उत्पन्न कैसे करता है, जनन करने के लिए कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, ये सारे बिंदु, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाबू, मानव जनन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यानी कि मानव जनन में अध्याय नंबर 3 में बाबू सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु हम किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बाबू मानव का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों बाबू? क्योंकि देखो इस चैप्टर में बाबू मानव से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको मानव के बारे में पढ़ना होगा। आखिर में मानव है क्या भाई? तब उससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेगा पढ़ेंगे, है ना जी। चलिए, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे जी? तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला बिंदु बाबू मानव का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे अपना अपना परिचय देते ही होंगे, उसी तरह से हम थोड़ा सा मानव का परिचय देख लेते हैं बाबू। देखो देखो, कह रहा है कि मानव जो होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे? कह रहा है कि मानव एक लिंगी एवं विकसित प्राणी होते हैं। मानव एक लिंगी एवं कैसे प्राणी? विकसित होते हैं। यानी कहे के मतलब मानव जो होता है द्विलिंगी नहीं होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर अलग शरीर में पाए जाते हैं और मादा अलग शरीरों पर पाए जाते हैं। नर जननांग अलग शरीर में पाए जाते हैं और मादा जननांग अलग शरीरों में पाए जाते हैं। तो मानव क्या होता है बाबू? एक लिंगी होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं बाबू? विकसित होते हैं। विकसित का मतलब, अगर जंतुओं में बात करते हैं प्यारे, तो जंतुओं में सबसे विकसित जंतु होता है बाबू मानव, सबसे विकसित प्राणी होता है बाबू मानव। इसीलिए हम सबसे पहला बिंदु क्या कह दिए कि मानव एक लिंगी, बोले तो एक लिंगी एवं विकसित प्राणी है। पहला बिंदु समझ में आया जी। चलिए, उसके बाद हम दूसरा बिंदु समझते हैं। ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव स्तनधारी यानी कि मैमल्स प्राणी होती है। मानव जो होता है स्तनधारी प्राणी होती है। अब स्तनधारी का मतलब क्या होता है? तो जिस जंतुओं के अंतर्गत स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, उस प्रकार के जंतु को हम लोग स्तनधारी जंतु कहते हैं। तो मनुष्य बाबू स्तनधारी नहीं होते हैं, मनुष्य में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, पाई जाती है ना बाबू। इसीलिए मानव जो होते हैं स्तनधारी प्राणी होते हैं, मैमल प्राणी होते हैं। दूसरा बिंदु समझ में आया। चलिए, ये तीसरा बिंदु क्या कह रहा है बाबू कि मानव जो होता है बाबू एक सजीव प्रजात, कौन से प्रजात? सजीव प्रजात या जरायुज प्राणी है। मानव बाबू सजीव प्रजात या जरायुज प्राणी है। अब कहेंगे कि सजीव प्रजात यानी जरायुज का मतलब क्या होता है? तो ऐसे जंतु को कहते हैं बाबू जो बच्चे को जन्म देता है। तो जो जंतु बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है प्यारे, उसे हम सजीव प्रजात या जरायुज कहते हैं। लेकिन जो जंतु अंडे को जन्म देता है, जो जीव अंडे को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बाबू अंड प्रजात कहते हैं। तब मनुष्य अंडे को जन्म देता है जी कि बच्चे को जन्म देता है?
बच्चे को जन्म देता है। इसीलिए बाबू मानव सजीव प्रजाति या जरायुज होते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देता है बाबू उसको हम सजीव प्रजाति या जरायुज कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि मानव लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। मानव लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है, इसका मतलब क्या है? तो देखो मानव में लैंगिक का दो रूप पाया जा रहा है कि नहीं। नर लैंगिक अंग अलग पाए जा रहे हैं और मादा लैंगिक अंग अलग पाए जा रहे हैं। तो इसमें लैंगिक का दो रूप नजर आ रहा है कि नहीं, एगो नर लैंगिक अंग और दूसरा मादा लैंगिक अंग। तो मानवों में लैंगिक का दो रूप नजर आ रहा है कि नहीं, दो रूप नजर आ रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं बाबू कि मानव लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। यानी कि लैंगिक अंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। समझ में आया? चलिए उसके बाद अगला यानी सबसे लास्ट पॉइंट कह रहा है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है बाबू, कि मानव में लैंगिक जनन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मानव में कौन से जनन प्यारे? तो मानव में लैंगिक जनन होती है बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आप कहेंगे जनन क्या है, तो याद करो हम पहला चैप्टर पे आप पढ़ाए थे ना बाबू, पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे ना जी, उसमें हम जनन पढ़ाए होंगे। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी होती है बाबू लैंगिक जनन, बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मानव में कौन से जनन होता है बाबू, अलैंगिक जनन होता है कि लैंगिक जनन? तो मानव में बाबू लैंगिक जनन हो रहा था, मानव में बाबू लैंगिक जनन होता है। हम पहला चैप्टर में भी पढ़ाए थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो यही लिख दिए हैं प्यारे कि मानव में कौन से जनन होती है, लैंगिक जनन होती है। तो मानव का परिचय में, मानव का ह्यूमन का इंट्रोडक्शन में हम लोग 5 बिंदु को देखे, 5 पॉइंट को समझे बाबू। क्या समझ में आया? मानव एक लिंगी एवं विकसित प्राणी है। दूसरा, मानव स्तनधारी प्राणी है। तीसरा, मानव सजीव प्रजाति या जरायुज प्राणी है। मानव लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इतना 5 पॉइंट को आप याद रखिएगा बाबू। यही है बाबू मानव का परिचय, यानी कि ह्यूमन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन। समझ में आया ना, मानव का परिचय समझ में आया ना। चलिए ये पहला बिंदु हो गया बाबू समाप्त। पहला बिंदु क्या हो गया जी, समाप्त। अब हम दूसरा टॉपिक, दूसरा बिंदु क्या पढ़ेंगे? तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बाबू मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं बाबू कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, उसके बाद डिफिनेशन तो लिखा है, ये हम समझे भी करेंगे। देखो पहले हम समझने के प्रयास करते हैं कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं। चलो देखो बाबू हम समझते हैं। देखो हम समझ रहे हैं मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं समझना बाबू। तो मानव जनन तंत्र को हम समझ रहे हैं बाबू। तो मानव का मतलब क्या होता है जी? मानव का मतलब मानव, मनुष्य। मानव का मतलब मानव ना जी, मानव का मतलब मानव, मनुष्य। चलिए ये जनन का मतलब क्या होता है बाबू? तो जनन का मतलब होता है जनन करना। क्या करना? जनन करना, या हम कह सकते हैं संतान उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना बाबू? संतान उत्पन्न करना। जनन का मतलब होता है जनन करना या संतान उत्पन्न करना। मानव का मतलब मानव और जनन का मतलब जनन करना, बोले तो संतान उत्पन्न करना। और तांत्र का मतलब क्या होता है बाबू? तांत्र का मतलब क्या होता है जी? तांत्र का मतलब होता है बाबू अंगों का समूह। याद रखिएगा, तांत्र का मतलब क्या होता है? अंगों का समूह। तांत्र का मतलब अंगों का समूह। लेकिन कौन से अंगों का समूह? हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। तो क्या उन सभी अंगों के समूह को हम तंत्र कहेंगे? नहीं, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। लेकिन कौन से अंगों का समूह? जो एक जैसा कार्य करता है, जो समान कार्य करता है बाबू। तो समान कार्य करने वाले अंगों को, एक जैसा कार्य करने वाले अंगों के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? तो तांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तांत्र। एक जैसा, एक समान कार्य करने वाले अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तांत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? देखो मानव का मतलब मानव बाबू, जनन का मतलब जनन करना, बोले तो संतान उत्पन्न करना बाबू। और तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह, एक जैसा कार्य करने वाले अंगों का समूह।
अगर आपसे पूछते बाबू कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। कह देना बाबू कि मानवों के शरीर में, किसके शरीर में, मानव का मतलब मानव, मानवों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह, मानवों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह जो जनन करने में सहायता करता है, जो संतान उत्पन्न करने में सहायता करता है, और उसे ही हम लोग मानव जनन तंत्र कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। सभी अंगों के समूह को हम लोग तंत्र नहीं कहेंगे, उस अंगों के समूह को कहेंगे जो एक जैसा कार्य करता है बाबू, एक समान कार्य करता है बाबू। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछ दे कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहती हैं, क्या नहीं बताइएगा बाबू? कहिएगा कि मानवों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह, सभी समूह के नहीं, मानवों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह जो किसमें सहायता करता है, जो जनन करने में सहायता करता है, जो संतान उत्पन्न करने में सहायता करता है बाबू, और उसे हम मानव जनन तंत्र कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। समझ में आया ना जी? कंफ्यूज नहीं ना हुए? चलिए, तो देखो सेम डिफिनेशन ना लिख दिए हैं बाबू। अगर आपसे पूछ दे मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो जो हमने समझाया सेम डिफिनेशन यहाँ बाबू नोट कर दिए हैं। देखो क्या लिखे हैं कि मानवों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह जो जनन में सहायता करता है या जनन करने में सहायता करता है, उसे हम मानव जनन तंत्र कहते हैं। आया समझ में? यानी कि हम मानव का परिचय पढ़ा दिए बाबू। अब मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, वो पढ़ा दिए। अब हम पढ़ते हैं बाबू मानव जनन तंत्र का प्रकार। क्या पढ़ते हैं? ये मानव जनन तंत्र का प्रकार पढ़ते हैं बाबू। तो मानव जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं प्यारे? तो मानव जनन तंत्र बाबू दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव जो होता है, मानव जनन तंत्र जो होता है बाबू, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जनन तंत्र होता है बाबू? तो देखो बाबू, पहला होता है पुरुष जनन तंत्र, इसको हम लोग नर जनन तंत्र भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला होता है पुरुष जनन तंत्र, बोले तो नर जनन तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा होता है बाबू स्त्री जनन तंत्र, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम लोग मादा जनन तंत्र भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के बाबू? तो मानव जनन तंत्र बाबू दो प्रकार की। कौन कौन से? नर जनन तंत्र, बोले तो पुरुष जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र, बोले तो स्त्री जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आया? तो मानव का परिचय हमने पढ़ ली, मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं जो पढ़ लिए, और मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं जो पढ़ लिए। अब हम ये दोनों जनन तंत्रों को, यानी कि पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को हम बारी बारी से पढ़ेंगे प्यारे। ये दोनों को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पुरुष जनन तंत्र क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग सहायता करता है, ये सारे पॉइंट्स के पढ़ेंगे बाबू। तब तक आप क्या करिए कि इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए प्यारे, उसके बाद हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करो बाबू। तो चलिए बाबू, हम अभी अभी मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना जी? तो मानव जनन तंत्र जो होता है प्यारे, दो प्रकार के थे। पहला पुरुष जनन तंत्र और दूसरा स्त्री जनन तंत्र। तो हम बाबू पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र। चलिए देखो, अगर आपसे पूछ दे प्यारे कि पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो जो बच्चा अभी अभी मानव जनन तंत्र का डिफिनेशन समझाए बाबू, सेम डिफिनेशन प्यारे ये पुरुष जनन तंत्र का होगा। देखो कैसे हम समझाने के प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बाबू पुरुष जनन तंत्र, यही ना पढ़ रहे हैं जी? तब पुरुष का मतलब होता है क्या बाबू? पुरुष का मतलब पुरुष, नर, है ना जी? पुरुष का मतलब पुरुष,
पुरुष के मतलब स्त्री नहीं, पुरुष का मतलब पुरुष नर, और जनन का मतलब होता है बाबू जनन करना। क्या करना? जनन करना। या हम कह सकते हैं संतान उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? संतान उत्पन्न करना। चलिए, तंत्र का मतलब हमने अभी अभी बताया बाबू, अंगों का समूह, एक समान कार्य करने वाले अंगों का समूह, यही ना बताया बाबू। तो अगर आपसे पूछ दे पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कहेंगे कि पुरुषों के शरीर में, यानी नर के शरीर में, पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में, जो संतान उत्पन्न करने में सहायता करता है, और उसे ही हम लोग पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। क्या बाबू, हमने अभी अभी ना मानव जनन तंत्र का डिफिनेशन बताया, तो सेम डिफिनेशन है कि नहीं? अगर आपसे पूछ दे पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं बाबू, तो कहना कि पुरुषों के शरीर में, किसके शरीर में? पुरुष की बात कर रहा है तो हम पुरुषों की ना बात करेंगे जी। तो पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह, पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में या संतान उत्पन्न करने में सहायता करता है बाबू, उसे हम पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। उसे हम कौन से जनन तंत्र कहते हैं प्यारे? पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। तब बाबू अगर आपसे पुरुष जनन तंत्र का डिफिनेशन पूछ दे, तो सेम एकदम डिफिनेशन दे दीजिएगा कि नहीं, बता दीजिएगा कि नहीं बाबू? देखो हम डिफिनेशन लिख भी दिए बाबू। पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं? तब पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले, पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह, पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में सहायता करता है, और उसे हम पुरुष जनन तंत्र कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? और उसी प्रकार से बाबू अगर मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछ लिया जाएगा, तो सेम डिफिनेशन एकदम। स्त्री कह रहा था स्त्रियों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में सहायता करता है, उसे हम स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। तो जो बाबू मानव जनन तंत्र का डिफिनेशन याद रखेगा बाबू, तो दोनों को पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र का भी डिफिनेशन याद रख लेगा। पुरुष कहेगा तो पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में सहायता करता है, उसे हम पुरुष जनन तंत्र कहेंगे। और स्त्री जनन तंत्र कहेगा तो स्त्रियों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का ओबा समूह जो जनन करने में सहायता करता है, उसे हम स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। क्या डिफिनेशन लिख दोगे कि नहीं? लिख दोगे ना? चलिए बाबू, तो हम अभी अभी पढ़े बाबू पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं। अब देखो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंगों के समूह पाया जाता है बाबू जो जनन करने में सहायता करता है? हमने अभी अभी ना बताया जी पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं। तो पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह जो जनन करने में सहायता करता है, उसे हम पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। तो कौन से अंगों के समूह है पुरुषों में, कौन से अंगों के समूह है बाबू जो जनन करने में सहायता करता है? तब देखो बाबू ये सब अंग पुरुषों में पाया जाता है बाबू, यही सब अंग जो है पुरुषों में पाया जाता है और जनन करने में सहायता करता है। कौन कौन से देखो हम बताते हैं। ये बाबू वृषण कोष, क्या जी? वृषण कोष बाबू, वृषण, वृषण की संख्या होता है बाबू एक जोड़ी, याद रखना। वृषण, आधी वृषण जिसको कहते हैं एपिडिडमिस, फिर शुक्रवाहक नलिका, मूत्रमार्ग, शीश्न और एवं नर सहायक ग्रंथि, यही सब अंग जो है प्यारे, यही सारे अंग जो है बाबू, यही सारे अंगों के समूह है बाबू जो पुरुषों में जनन करने में सहायता करता है। यही सभी अंगों के समूह को हम लोग पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। तो क्या अगर आपसे पुरुष जनन तंत्र का डिफिनेशन पूछ देगा बाबू, तो क्या आप नहीं बता पाइएगा जी? पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले अंगों का वह समूह जो जनन करने में सहायता करता है बाबू, उसे हम पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। जैसे में ये सारे अंग है, यही सब अंग है बाबू जो पुरुषों के शरीर में जनन करने में सहायता करता है। अब देखो बाबू एक पॉइंट और समझिएगा। देखो यहाँ पे वृषण लिखे हैं बाबू, ये वृषण दिखाई दे रहा है जी, ये वृषण टेस्टिस। हाँ, जो ये वृषण है प्यारे, इसको याद रखिएगा। ये वृषण जो है बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र का सबसे प्रमुख या प्राथमिक अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? प्राथमिक अंग होते हैं।
हमने कहा कि वृषण जो होता है बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र का सबसे प्रमुख या प्राथमिक अंग होते हैं। अगर आपसे पूछते प्यारे कि पुरुष जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख या प्राथमिक अंग किसे कहते हैं बाबू, तब वृषण को। वृषण को हम लोग पुरुषों का प्राथमिक या प्रमुख अंग कहते हैं। अब वृषण के छोड़ करके जितने भी अंग दिखाई दे रहा है बाबू, वृषण के छोड़ करके ये जितने भी अंग दिखाई दे रहा है, वृषण को छोड़ करके जितने भी अंग दिखाई दे रहा है, इस सभी अंगों को हम लोग द्वितीयक अंग कहते हैं। कौन से अंग? द्वितीयक अंग कहते हैं, याद रखिएगा। इस सभी अंग को कौन से अंग कहेंगे? द्वितीयक अंग कहते हैं। लेकिन वृषण को क्या कहेंगे? प्रमुख अंग या प्राथमिक अंग कहते हैं। अब सवाल होगा कि क्यों क्यों भाई पुरुषों को हम प्राथमिक अंग कहते हैं भाई? क्यों हम वृषण को बाबू पुरुषों का प्राथमिक अंग कहते हैं, प्रमुख अंग कहते हैं भाई? क्यों? क्योंकि इसी वृषण के अंदर बाबू, इसी टेस्टिस के अंदर बाबू नार युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। नार युग्मक किसका निर्माण होता है बाबू? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग पुरुषों का प्राथमिक अंग या प्रमुख अंग कहते हैं। आया समझ में? चलिए, अब पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं बाबू, आप समझ गए। अब देखो, एक प्रश्न को और याद रखिएगा बाबू, पूछ लिया जाता है। हम पढ़ रहे हैं बाबू पुरुष जनन तंत्र, तो ये पुरुष जनन तंत्र जो होता है शरीर के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं, किस क्षेत्र में पाया जाता है बाबू, शरीर के कौन से भागों में पाया जाता है? तो याद रखना, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि नर जनन तंत्र यानी कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रेणी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? श्रेणी क्षेत्र में, यानी पेल्विस रीजन में उपस्थित होते हैं। कौन से रीजन में? पेल्विस रीजन में, श्रेणी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। श्रेणी क्षेत्र का मतलब होता है इस वाले भाग को कहते हैं उदर, और उदर के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं बाबू श्रेणी क्षेत्र, पेल्विस रीजन। समझ में आया? तो नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र शरीर के कौन से क्षेत्रों में उपस्थित होता है प्यारे? तो पेल्विस रीजन में, यानी बोले तो श्रेणी क्षेत्र में उपस्थित होती है। याद रहेगा? याद रहेगा जी। चलिए, हम देखो बाबू पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं बाबू, समझा दिए। और पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आता है वो भी हम बता दिए। अब समझो, ये सारे जो अंग है बाबू, इन सारे अंगों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी कि वृषण कोश किसे कहते हैं, वृषण किसे कहते हैं, आदि वृषण किसे कहते हैं, शुक्रवाहक नली किसे कहते हैं, मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, शीशन किसे कहते हैं, नर सहायक ग्रंथि किसे कहते हैं, इन सारी अंगों को हम बाबू बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन 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 अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं बाबू, तो हमको ज्यादा बेहतर तरीका से समझ में नहीं आएगा, अच्छी तरीका से नहीं समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट इन सभी अंगों को हम पॉइंट दे दे करके, हेडिंग डाल करके हम पढ़ेंगे बाबू, तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इनको हम अगर अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं, इन अंगों को अगर हम बेहतर तरीका से पढ़ना चाहते हैं बाबू, इन सारी अंगों को, तो सबसे पहले आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र, पुरुष जनन तंत्र का संरचना को देखना होगा। पुरुष जनन तंत्र का संरचना देखना होगा, और तब हमको पता रहेगा बाबू कि वृषण कोश कैसा रहता है, कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कहाँ रहता है, कैसा रहता है, कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको संरचना को देखना है, और संरचना देखने के बाद ये सारी अंगों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। समझ में आया जो बोले? हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे प्यारे। हमको डायरेक्ट अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीका से, बेहतर तरीका से समझ में नहीं आएगा बाबू। बेहतर तरीका से अगर पढ़ना चाहते हो तो हम बाबू सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र का चित्र को देखेंगे, पुरुष जनन तंत्र का संरचना को पढ़ेंगे, और संरचना पढ़ने के बाद अगर इन सारी अंगों को हम पढ़ेंगे तो बेहतर तरीका से, अच्छे तरीका से समझ में आएगा। चलिए बाबू, तो इनको पढ़ने से पहले, इन सारी अंगों को हम पढ़ने से पहले हम पुरुष जनन तंत्र का संरचना को देख लेते हैं। देखो बाबू, यही है बाबू हम नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र का संरचना है बाबू। देखो हम पहले ही बना दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में लेट ना हो। तो बोर्ड में पूछ दे पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें बाबू, तो चित्र भी बनाना होगा, और जितने भी अंग हम दिखाए हैं उन अंगों के बारे में भी लिखना होगा। तो हम सबसे पहले संरचना को देख लेते हैं बाबू। ये है पुरुष जनन तंत्र, ध्यान से सुनिएगा। ये है बाबू पुरुष जनन तंत्र, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब ये सारी अंगों को हम बारी बारी से पहले समझ लेते हैं।
देखो बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र में इस सबसे नीचे की ओर लटका हुआ एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है बाबू। दोनों टांगों के बीच ये लटकी हुई थैली नुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम लोग कहते हैं बाबू ब्रीसन कोष, स्क्रोटम। ये पुरुषों में नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई संरचना पाई जाती है बाबू, थैली नुमा लटकी हुई संरचना पाई जाती है बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीसन कोष, स्क्रोटम। अच्छा, इसी ब्रीसन कोष के अंदर बाबू एक जोड़ी गोल गोल संरचना पाई जाती है। इस ब्रीसन कोष के अंदर एक जोड़ी के मतलब दो गोल गोल संरचना नजर आती है, यह संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बाबू हम लोग कहते हैं ब्रीसन टेस्टिस। समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा कि पुरुषों के जनन तंत्र में यानी दोनों टांगों के बीच एक थैली नुमा लटकी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग ब्रीसन कोष कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसी ब्रीसन कोष के अंदर एक जोड़ी बोले तो दो गोल गोल संरचना पाई जाती है बाबू, और उस संरचना को कहते हैं बाबू ब्रीसन। क्या कहते हैं? ब्रीसन। इसी को ना हम लोग पुरुषों का प्राथमिक या प्रमुख अंग कहते हैं बाबू। इसी में ना नारीगमक शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू, ब्रीसने में ना जी। हाँ, चलिए, अब ब्रीसन जो होता है इसकी संख्या बाबू 2 होता है, हमने अभी अभी बताया। चलिए, अब प्रत्येक ब्रीसन के ऊपर कुंडलित नली पाई जाती है। प्रत्येक ब्रीसन के ऊपर कुंडलित नली पाई जाती है। देखो इस पर नली नजर आ रहा है जी, ब्रीसन के ऊपर एगो नली बनाए हैं, एक तरफ ई भी होगा, लेकिन समझने के लिए एक ही को बनाए हैं। ध्यान से सुनना, प्रत्येक ब्रीसन के ऊपर कुंडलित नली पाई जाती है, और उस कुंडलित नली को हम बाबू कहते हैं अधिब्रीसन, एपिडेडमिस। क्या कहते हैं? अधिब्रीसन। ये करता क्या है हम आगे समझेंगे बाबू, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि प्रत्येक ब्रीसन के ऊपर जो कुंडलित नली पाई जाती है उस नली को हम लोग कहते हैं अधिब्रीसन। क्या कहते हैं? अधिब्रीसन। ये आगे करता क्या है हम सब समझाएंगे, पेशेंस रखो प्यारे। चलिए, उसके बाद ये अधिब्रीसन है बाबू। अधिब्रीसन के पीछे वाले भाग से जो ये नली दिखाई दे रहा है, ये जो नली निकल रहा है बाबू, इन नली को हम कहते हैं शुक्रवाहक नली। शुक्रवाहक नली यानी शुक्राणुओं को वाहक करने वाले, शुक्राणुओं को पहुंचाने वाले, ले जाने वाली नली है। तो ये देखो अधिब्रीसन के पीछे से जो नली निकल रही है बाबू, इस नली को कहते हैं शुक्रवाहक नली। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नली। चलिए, अच्छा, ये जो संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, इसे जो संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, गोल शंकु के नुमाई संरचना दिखाई दे रहा है, इस संरचना को बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। क्या बोला जाता है बाबू? मूत्राशय। क्या बोला जाता है? मूत्राशय बोला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और इसी मूत्राशय के अंदर प्यारे मूत्र जमा होते हैं, यूरिन यानी कि स्टोर होता है, जमा होता है। समझ में आया? चलिए, अब ये मूत्राशय से नीचे एक पतली इस प्रकार से नली निकलती है, या नली दिखाई दे रहा है, ये नली निकलती है। ये नली बाबू शिश्न के द्वारा बाहर खुल जाता है। तो इस नली जो निकल रही है, तो इस नली को हम लोग कहते हैं बाबू, ये वाला नली को हम लोग कहते हैं बाबू मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ये मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। केवल मूत्र को नहीं, नारीगमक शुक्राणुओं के भी बाहर निकलने में सहायता करता है। तो इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। चलिए, उसके बाद ये जो संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, ये बेलनाकार जो इस संरचना दिखाई दे रहा है, इस संरचना को कहते हैं बाबू शिश्न पेनिस, जो मैथुन के क्रिया में सहायता करता है, मैथुन करने में सहायता करता है। चलिए, शिश्न के जो सबसे शिखर वाले भाग है, ये आगे वाले भाग है, इस आगे वाले भाग को कहते हैं बाबू शिश्न मुंड। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। आए समझ में? हाँ, चलिए, उसके बाद ये सभी अंग समझ लिए। उसके बाद देखो यहाँ 3 गो ग्रंथि पाई जाती है। इन नर जनन तंत्र के अंदर 3 गो क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है बाबू। कौन कौन से? तो ये जो एक जोड़ी ग्रंथि पाई जा रही है मूत्राशय के ठीक पीछे, ये जो एक जोड़ी ग्रंथि नजर आ रहा है बाबू, इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। चलिए, उसके बाद शुक्राशय ग्रंथि के पीछे भी एगो और ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर ग्रंथि। कौन से ग्रंथि? कॉपर ग्रंथि। अच्छा, उसके बाद ये मूत्र मार्ग के चारों ओर, कौन से? ये मूत्र मार्ग के चारों ओर ये ग्रंथि पाई जाती है बाबू। मूत्र मार्ग के चारों ओर घिरा हुआ एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वाला ग्रंथि को कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि, ये वाला को कहते हैं कॉपर ग्रंथि, और इस वाले ग्रंथि को कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये सभी ग्रंथि को हम लोग कार्य भी बताने। तो ये नर जनन तंत्र का अब संरचना समझ में आ गया। नर जनन तंत्र के चित्र को समझ लिए आप। हाँ, अब समझने के बाद इन सारी अंगों को प्यारे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रीसन कोष क्या है,
स्क्रोटम किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रीसन किसे कहते हैं, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे अधिब्रीसन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि शुक्रवाहक नली क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ये मूत्राशय क्या है, यूरिनरी ब्लडर क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ये मूत्र मार्ग क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे बाबू ये शिश्न क्या है, पेनिस क्या है बाबू, उसके बाद पढ़ेंगे ये शिश्न मुंड क्या है। इतना पढ़ने के बाद उसके बाद हम ये नर जनन तंत्र की ग्रंथियां भी पढ़ लेंगे, यानी शुक्राशय ग्रंथि किसे कहते हैं, कॉपर ग्रंथि किसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं। इस सभी को पढ़ने के बाद ये नर जनन तंत्र क्या हो जाएगा, नर जनन तंत्र का संरचना समाप्त हो जाएगा ना जी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र का संरचना को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आप नोट करिए। नोट करने के बाद बाबू हम बारी बारी से इन सभी अंगों को पढ़ेंगे। इसको पहले आप नोट करिए बाबू।